दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई तरीके के आधुनिक और ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास रशिया, चाइना, अमेरिका के जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। और दोस्तों कई सारे मीडिया रिपोर्टों में ये तक दावा किया जाता है कि भारत का जो कॉम्बैट रिक्वायरमेंट है उसके वजह से भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्टों का जरूरत नहीं है। पर दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब भारत के सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन था कि भारत अपने बेड़े में ताकतवर तरीन सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्टों को शामिल करे। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे जिस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का बात कर रहा हूँ उसे TU-22M3 बॉम्बर कहा जाता है। और दोस्तों ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला नहीं था बल्कि इंडियन नेवी में शामिल होने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 के आसपास रशिया के तरफ से भारत के सामने TU-22M3 बॉम्बर एयरक्राफ्टों का एक ऑफर रखा गया था। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि असल में साल 2012 में रशिया के द्वारा भारत के सामने खाली इन बॉम्बर एयरक्राफ्टों का ही ऑफर नहीं रखा गया था बल्कि संपूर्ण हथियारों के डील को लेकर एक पैकेज रखा गया था जिनमें इन बॉम्बर एयरक्राफ्टों के अलावा 2 अकुला क्लास के सबमरीनों को लीज में लेने के साथ साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी एक्वायर करने का ऑफर था। और दोस्तों ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आज इंडियन नेवी के बेड़े में INS विक्रमादित्य के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो डील है कई सारे फाइनेंशियल कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अगर साल 2012 में भारत और रशिया के बीच में ये मेगा डील संपूर्ण हो जाता तो नो डाउट आज भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और बॉम्बर एयरक्राफ्टों का भी काफी अधिक कैपेबिलिटीज होगा जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी का जो दबदबा है वो नो डाउट और स्ट्रॉन्ग होता। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि TU-22M3 बॉम्बरों को नेटो के द्वारा बैकफायर सी नाम दिया गया है जो कि एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है और ये काफी अधिक पेलोड को लेके लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक करीब 3 KH-22 क्रूज मिसाइलों को लेके जो बॉम्बर है ये 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आसानी से जा सकता है। और इन्हीं वजह से इन एयरक्राफ्टों को रशियन एयरफोर्स और रशियन नेवी में एक फॉर्मेटेबल प्लेटफॉर्म के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि ये कोई स्ट्रेटेजिक हथियार नहीं है लेकिन अपने होमलैंड से ये काफी दूर तक मतलब लंबे दूरी तक हथियारों को कैरी करने में मदद करता है जिससे कि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के भी दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। और दोस्तों एक तरीके से साल 2016 तक भी इस बॉम्बर को लेके काफी हद तक चर्चा हुआ, खास करके तब रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा था कि जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है उसे काउंटर करने के लिए और चाइनीज जहाजों को डीप इंडियन ओशन के अंदर न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत को ऐसे बॉम्बरों का आवश्यकता है। हालांकि साल 2016 में ये प्लान संपूर्ण रूप से तब बदल गया जब इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस जैसे ताकतवर तरीन क्रूज मिसाइलों को शामिल किया गया और इन एयरक्राफ्टों को भारत के दक्षिणी हिस्से में तैनात किया गया जिससे कि इन एयरक्राफ्ट और मिसाइलों के सहारे एक तरीके से डीप इंडियन ओशन तक चाइना के जहाजों को निशाना बनाया जा सके। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलाक्का स्ट्रेट के नजदीक दुश्मन की एक्टिविटी काफी अधिक बढ़ा है और जिस तरीके से चाइना के द्वारा एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े जहाजों का निर्माण किया जा रहा है उसे देखते हुए भारत को आने वाले समय में नो डाउट इस तरीके के एयरक्राफ्टों का काफी अधिक आवश्यकता होगा जो कि काफी हाई स्पीड में लंबे दूरी तक उड़ान भर सके और हैवी पेलोड को ले जाके दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सके। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो TU-22M3 जो बॉम्बर है ये फिलहाल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो है लेकिन काफी पुराना है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के बॉम्बर एयरक्राफ्ट कोई भी देश किसी अन्य देश को नहीं देता है तो ऐसे में भारत के सामने ऑप्शन के रूप में भी कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल के सालों में सिनेरियो काफी बदल चुका है क्योंकि एक समय जब केवल भारत के सामने इस तरीके के हथियारों का ऑफर रशिया के द्वारा रखा जाता था तो वहीं पे अब अमेरिका भी अपने बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को कर रहा है। और इवन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के जो B-1B बॉम्बर है वो भी कुछ समय पहले भारत में आया था जिससे कि एक तरीके से ये भी संभावनाएं उठ रहा था कि शायद भारत के द्वारा अमेरिका के बॉम्बर को लेके भी कंसिडर किया जाए क्योंकि अमेरिका इन बॉम्बरों को जल्द ही अपने बेड़े से रिटायर कर सकता है और ऐसे में कुछ ऐसे बॉम्बर भी है जो कि आने वाले कुछ और साल तक इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि दोस्तों इस दरमियान खबरों में इस बात का भी चर्चा था कि रशिया के द्वारा अपने स्टोर में रखा हुआ कुछ TU-142 एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके भारत को देने का भी ऑफर किया गया था लेकिन इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इस तरीके के प्लान को लेके आगे नहीं बढ़ा गया। पर दोस्तों कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में यह तक दावा किया जा रहा है कि चाइना जैसे देश को काउंटर करने के लिए अब अमेरिका को अपने स्टेल्थ बॉम्बर मतलब B-21 राइडर जैसे बॉम्बरों को अपने पार्टनर देशों के सामने ऑफर के तहत रखना चाहिए जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देशों का नाम का काफी अधिक चर्चा हो रहा है। पर दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल जो भारत का रिक्वायरमेंट है उसे देखते हुए भारत के द्वारा आने वाले समय में इस तरीके के किसी भी पुराने बॉम्बर को न खरीदने के तहत आगे बढ़ा जाएगा और न ही भारत किसी देश के साथ ज्वाइंटली ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्टों के
प्रोजेक्ट में आगे बढ़े। पर दोस्तों AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट समाप्त होने के बाद नो डाउट ऐसे संभावनाएं भी बढ़ सकता है कि भारत अपने लिए एक प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करे, क्योंकि तब तक भारत के पास एक जेट इंजन भी आ जाएगा जो कि ऐसे बॉम्बरों के पावर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के रूप में भारत की तरफ से जो ड्रोन को तैयार किया जा रहा है वो आने वाले समय में नो डाउट एक स्टेल्थ बॉम्बर के रूप में काम कर सकेगा, लेकिन ये भी प्रॉपर बॉम्बर के जैसे इतने हैवी पेलोड को लेकर उड़ान भरने के लिए नहीं डिजाइन किया जा रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के सामने आज से करीब करीब एक दशक पहले बॉम्बर एयरक्राफ्टों को हासिल करने का एक स्कोप था, तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेकर भारत के सामने जो स्कोप था वो स्कोप भारत के हाथ से अब संपूर्ण रूप से चला गया। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे जिस स्कोप का बात कर रहा हूँ वो असल में फिलीपींस एयरफोर्स के तरफ से खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्टों को लेके है। और आप लोगों को बता दूं कि कुछ समय से फिलीपींस के द्वारा अपने बेड़े के पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिटायर करके अपने बेड़े के लिए नए एयरक्राफ्टों को शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है। और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस संभावित स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से निर्माण किया हुआ ग्राइपिन E एयरक्राफ्ट या फिर अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ F-16V एयरक्राफ्टों को अपने इस टेंडर के अंतर्गत खरीदे। बेसिकली दोस्तों ये जो टेंडर है ये कोई छोटा मोटा टेंडर नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत फिलीपींस अपने एयरफोर्स के लिए करीब करीब 12 नया एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है, जिसके लिए करीब करीब 61.2 बिलियन फिलीपीनी करेंसी या फिर कहे तो $1.04 बिलियन खर्चा किया जाना है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये असल में साल 2023 से साल 2027 के दरमियान अंजाम दिया जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि फिलीपींस के टेंडर को देखते हुए भारत के द्वारा भी अपने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑफर फिलीपींस के सामने रखा गया था। पर अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस के तरफ से अपना मन बना लिया गया है कि फिलीपींस आइदर ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के साथ आगे बढ़ेगा या फिर F-16 एयरक्राफ्टों के साथ, जिसका सिंपल मतलब यह है कि भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जो स्कोप था वो समाप्त हो गया है। हालांकि अभी तक फिलीपींस के गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इसे लेके इस तरीके का कोई घोषणा नहीं किया गया। हालांकि फिलीपींस की तरफ से यह कोई पहला ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी फिलीपींस के द्वारा साल 2018 से साल 2022 के दरमियान भी अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए इसी तरीके के सिमिलर प्रयास को चलाया गया था, लेकिन उसमें फिलीपींस को विफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों उस दरमियान कोविड के कारण कई तरीके के प्रोक्योरमेंट को जहां पे बंद कर दिया गया, तो वहीं पे पूरा दुनिया का जो फोकस था वो डिफेंस से हट के हेल्थ के तरफ था। और इसी वजह से उस दरमियान फिलीपींस के द्वारा अपने एयरफोर्स के इस रिक्वायरमेंट को पूरा ना करके हेल्थ के तरफ अपने फोकस को केंद्रित किया गया। पर दोस्तों कोविड के सिचुएशन हटने के बाद साल 2023 से साल 2027 के इस टाइमलाइन के दरमियान फिलीपींस के द्वारा इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिलीपींस अपने बेड़े के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट को चाहता है जिसमें कि एक लॉन्ग रेंज के ताकतवर तरीन एयर लॉन्च एंटीशिप क्रूज मिसाइल हो। भारत के द्वारा जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था उसमें ब्रह्मोस NG मिसाइलों को भी लगाने का बात कहा गया था, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के ही एक मिनिएचर वर्जन है। और ऑलरेडी फिलीपींस के मरीन के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा जा चुका है, जिन वजह से आशा किया जा रहा था कि इन मिसाइलों के कारण तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के संभावनाएं बढ़ेगा। पर अब जिस तरीके से फिलीपींस के द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि फिलीपींस आइदर साफ ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के साथ अपने बेड़े के लिए RVS-15A मिसाइलों को शामिल करेगा या फिर F-16 एयरक्राफ्टों के साथ अपने बेड़े में हार्पून एंटीशिप मिसाइलों को शामिल करेगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दो कि फिलहाल ब्रह्मोस NG मिसाइल बनके भी तैयार नहीं हुआ है और आशा किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले शायद ब्रह्मोस NG बनके तैयार हो जाए। पर दोस्तों वहीं पे अगर ब्रह्मोस NG मिसाइलों के साथ RBS-15 और हार्पून जैसे मिसाइलों को कंपेयर किया जाए तो नो डाउट ब्रह्मोस NG मिसाइल इन दोनों मिसाइलों के मुकाबले ही अधिक ताकतवर है। पर शायद F-16 और ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बड़े मात्रा में सर्विस में होने के कारण फिलीपींस की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि वहीं पे अगर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे भी काफी बड़े मात्रा में इंडियन एयरफोर्स के तरफ से खरीदा जा रहा है, लेकिन अब तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनली तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को गठन नहीं किया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के सिलेक्ट ना होने के पीछे एक बड़ा रीजन हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फिलीपींस के टेंडर में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जिक्र ना होना भारत के लिए क्या एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।